जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will discuss or you must say practice some question जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल इन डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस के अंदर जो है वो इसकी एक एग्जांपल है, उसको लेके हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे सॉल्व करना सीखना कि एक्सेल को यूज करके हम किस तरीके से कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग जो है वो गूगल शीट को यूज करके भी यही वाले सारे काम जो है वो वहां पे कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल सा थोड़ा सा फर्क है उसमें गूगल शीट्स में और एक्सेल के अंदर, तो वही वाली चीजें जो है वो रेप्लिकेट हो सकती हैं गूगल शीट्स के अंदर भी। तो मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर जो है वो किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं ये मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग जो है उन्हीं फार्मूलाज को यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी गूगल शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हार्डली ये 5 to 10 मिनट्स का जो है ये क्वेश्चन है, तो वो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप काइंडली जो है ना उसके बाद जो है वो पूछ सकते हैं आप। ओके जी, here is the question. We have been given an Excel sheet. एक्सेल शीट के अंदर उन्होंने हमें ये वाला सारा डाटा जो है वो पुट करके दे दिया हुआ है, और हम लोगों ने जहां पे ये क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं इनमें हम लोगों ने फॉर्मूलाज पुट करने हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट फिगर्स। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर इस एक्सेल शीट को चेक करना है कि वेदर हमने ठीक बनाई है या नहीं बनाई है, और फिर उसके बाद जब हम लोग फर्दर इसके ऊपर जो सेकंड रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि ये किस तरीके से है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल का जो है वो 12/7 जो है वो आप समझ लें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेके यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, जिसमें सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस आते हैं। लेट मी शेयर एक्सेल शीट विद यू पीपल। जो मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा फॉर्मुलेट किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हेयर वी हैव द डाटा, जिसमें हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ वूल दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेपरेशन प्रोसेस दिया हुआ है। तो और ये बेसिकली क्या है जी कि एक कंपनी है जो कि वूल बना रही है और वूल को डाई कर रही है। तो सबसे पहले उनके पास एक रॉ मटेरियल वूल है और उस रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करते हैं, और उसके नतीजे में 3 तरह की वूल उनके पास बनती है। एक है जी अनडाइड कोर्स वूल है, एक अनडाइड फाइन वूल है, और एक अनडाइड सुपर फाइन वूल है। ये 3 कैटेगरीज उनके पास बनती हैं। चूंकि ये एक सेम प्रोसेस से गुजरती हैं, इसलिए ये एक जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और इनके ऊपर लगने वाली जो कॉस्ट है वो भी क्या है, जॉइंट कॉस्ट है। तो ये जो 2,40,000 की कॉस्ट है, ये इनके ऊपर क्या है, जॉइंट कॉस्ट है। और ये वाली जो जॉइंट कॉस्ट है, अब इनको हम लोगों ने अपने जो सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस के अंदर इस्तेमाल करना है, तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेल्स वैल्यू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर जब भी ये सेपरेट होती हैं तीनों किस्म की वूल, अगर उधर ही इसको बेच देते हैं तो ये 1,20,000 की बिक सकती है, ये 1,50,000 की बिक सकती है, और ये वाली जो है वो 60,000 इनकी सेल प्राइस हो सकती है। ओके जी, फिर उसके बाद है वो कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। हम अगर इसको डाई करके बेचें, मीन एक तो ये है कि हम लोग सेपरेट करें और बेच दें, तो उससे हमें जो रेवेन्यू मिल रहा है वो ऊपर हमें मेंशन किया गया। लेकिन अगर हम लोग इसको डाई करके बेचें, रंग करके बेचें, तो फिर जाहिर है ऑफकोर्स इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसको ज्यादा महंगी बिक सकती है। तो उसको डाई करने की जो कॉस्ट है वो अगर कोर्स वूल को डाई करते हैं तो 30,000 की कॉस्ट है, अगर फाइन वूल को कॉस्ट करते हैं तो 60,000 की कॉस्ट है। अच्छा, ये यहाँ पे सॉरी पहले 50,000 था, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे बाद में उसने कहा जी कि 30,000 आपने फिगर करनी है। तो 50,000 की कॉस्ट है, 60,000 की कॉस्ट है, और 10,000 की कॉस्ट है। और फिर उसके बाद जो है वो डाइड कोर्स व्हील आफ्टर डाइंग उसकी फाइनल सेल वैल्यू क्या बनेगी। जब हम उसको रंग करके बेचेंगे तो तब वो कितने की बिकेगी। तो अगर कोर्स वूल की बात करते हैं तो वो 1,60,000 की बिक जाएगी, फाइन वूल बिकेगी 2,40,000 में, और जो सुपर फाइन वूल है वो कितने की बिकेगी, 90,000 की। अगर आप जरा गौर करें तो बिफोर प्रोसेसिंग उनकी ये सेल वैल्यू थी और आफ्टर प्रोसेसिंग उनकी ये सेल वैल्यू आ रही है। तो दोनों में आप देखें जरा थोड़ा डिफरेंस है, आफ्टर प्रोसेसिंग सेल वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ओके, अब हमने क्या करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है अपने इन पूरे डाटा को लेके कि कंपनी बेसिकली कमा क्या रही है। कंबाइंड फाइनल सेल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन मार्क में हमने जाना है, तो आप इसमें हमें
फाइनल सेल वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सम का साइन दबाएंगे और सम हम किसको करेंगे, जो सेल वैल्यू ऑफ एंड प्रोडक्ट्स है। तो ये तीन जो फिगर्स हैं इन तीनों को हम लोग सम कर लेंगे। तो मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली है सम का जो है वो फॉर्मूला लगा के। तो इस तरीके से मेरे पास 4,90,000 का फाइनल सेल वैल्यू आ गई है जो कि मुझे यहाँ पे इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद मैंने कहा जी लेस कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तीन तरह की है, दो क्या है, जॉइंट कॉस्ट है और एक क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो जॉइंट कॉस्ट में सबसे पहले क्या है हमारे पास, दैट इज वूल कॉस्ट। तो ये वूल कॉस्ट मुझे दी गई है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन दबा के तो रेफरेंस दे दूंगा उस सेल का। तो ये इक्वल टू का साइन दबा के जब मैं किसी सेल पे जाता हूं तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, उस सेल को लिंक कर रहा हूं, रेफर कर रहा हूं उसके अंदर। तो इससे मैं क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये 2 लाख की वैल्यू यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। इज इक्वल टू यहां पे मेरे पास जो है वो जो सेपरेशन प्रोसेसिंग की कॉस्ट है ये 40,000 की, ये मैंने इस सेल को रेफर कर दिया तो ये इधर आ गया। और कंबाइंड डाइंग कॉस्ट जो है ये तीनों की है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको भी मैं सम का साइन दबाऊंगा। और सम मैंने किसका करना है, इन दोनों का सम नहीं करना, बल्कि मैंने इनके ऊपर जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा रहा हूं ये इसका सम करना है। तो ये मेरे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है जो कि डाइंग कॉस्ट है ऑफ दीज 3 वूल प्रोडक्ट्स। इज इट ओके? अब इन तीनों को जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास जो है 1,20,000 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब मैंने इन तीनों का जब मैं सम करूंगा, सिंपल सम का फॉर्मूलाज लग रहे हैं यहां पे, और मैंने जब इसको सम किया तो ये 3,60,000 आ गया। और अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं तो इज इक्वल टू दिस माइनस, अगर मैं इसको करूंगा तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,30,000 का। इज इट जी? ये हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी पूरी हो गई। अब उसके बाद हम ये कहते हैं जी कि फाइनल सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो उसकी सेल वैल्यू है वो मैं यहां पे मुझे मेंशन की हुई है तो मैं इसको दे दूंगा, ये मैंने रेफर कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से इज इक्वल टू इसके लिए जो फर्दर सेल वैल्यू 2,40,000 है मैंने यहां पे रेफर कर दिया, और तीसरे वाले के लिए इज इक्वल टू मैं इसके लिए जो फर्दर सेल वैल्यू 90,000 है मैंने इसको रेफर कर दिया। इस लिहाज से मेरे पास क्या आ गया कि ये मेरे पास तीनों जगह के ऊपर जो है वो फर्दर सेल वैल्यू की कॉस्ट आ गई। ठीक है जी? और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें से सेल वैल्यू बिफोर स्प्लिट, सॉरी जस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिफोर प्रोसेसिंग, मीन एक तो वो सेल वैल्यू है जो प्रोसेसिंग के बाद आ रही है, जो अभी मैंने यहां पे रेफर कर दिया, जो मैंने यहां पे कॉपी कर ली है। दूसरी सेल वैल्यू क्या है, प्रोसेसिंग से पहले। तो हम लोगों ने जब सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस करते थे तो हमने यही वाला काम करते थे कि हम आफ्टर प्रोसेसिंग सेल वैल्यू और बिफोर प्रोसेसिंग सेल वैल्यू का डिफरेंस ले लेते थे और हम कहते थे इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू कितनी आ गई। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने कहा इज इक्वल टू, और यहां पे जाके आप लोग बिफोर प्रोसेसिंग सेल वैल्यू हमें ये दी गई है 1,20,000, ये मैंने रेफर कर दिया, इज इक्वल टू इसकी जो है वो है जी 1,50,000, ये मैंने रेफर कर दिया, और इसकी वैल्यू है इज इक्वल टू ये हमारे पास जी 60,000, ये मैंने रेफर कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरे पास तीनों वैल्यूज यहाँ पे ट्रांसफर हो गई हैं मेरे टेबल के अंदर क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट। अब इन दोनों को मैंने डिफरेंस लेना है बिकॉज मैंने लेस करना है, तो इज इक्वल टू दिस माइनस ये वाली वैल्यू करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग। और यही वाला सेम जो फॉर्मूला है मैंने प्लस के साइन के ऊपर जो है वो क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को करके मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा कॉपी हो जाएगा वो वाला फॉर्मूला। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो एक्सेल में हम लोग यूज कर सकते हैं, आप गूगल शीट के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, ये उसी तरीके से। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है जो डाइंग कॉस्ट है इज इक्वल टू, ये डाइंग कॉस्ट भी मुझे गिवन है, जैसे यहाँ पे 50,000 इसकी कॉस्ट है, ये मैंने यहाँ पे रेफर कर दी, इसी लिहाज से मैंने इज इक्वल टू 60,000 इसकी कॉस्ट है, ये मैंने रेफर कर दी, और इज इक्वल टू
10,000 इसकी कॉस्ट है, ये मैंने यहाँ पे रेफर कर दी, तो इस लिहाज से मेरे पास ये भी आ गई। जब मैंने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस की तो ये मेरे पास अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो मैंने दिस माइनस दिस वाला सेल किया तो ये मेरे पास 10,000 का यहाँ पे लॉस आ गया। और इसी लिहाज से जब मैंने इसी फॉर्मूला को फर्दर भी कॉपी किया तो ये मेरे पास 30,000 एंड 20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पूरी शीट को कंप्लीट कर सकता हूं। मैं इसको जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब मैं ऊपर अपने डाटा में कोई भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली सारी फिगर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो अब हम लोग जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर जाते हैं और उसमें हमें उसने जो कहा है उसको हम देखते हैं कि वो हमें क्या रिक्वायर कर रहा है फर्दर। नेक्स्ट वो कहता है जी कि B12 सेल के अंदर आप क्या करो, 30,000 की फिगर लिखो और फिर उसके बाद अपना चेक करो कि क्या प्रॉफिट 1,50,000 हो जाता है और क्या जो है वो कोर्स प्रोसेसिंग रूल जो है वो आफ्टर प्रोसेसिंग उसका प्रॉफिट 10,000 हो जाता है या नहीं हो जाता, क्या ये चेंजेस होती हैं। अगर ये चेंजेस आती हैं और ये आंसर आता है तो फिर आपकी शीट ठीक बनी है, अदरवाइज आपकी शीट में कोई गलती है तो आप उसको क्या करेंगे, फिर ठीक करेंगे। ओके जी, अब हम लोग दोबारा से अपनी शीट के ऊपर चले जाते हैं। तो यहां पे हम लोग जो है वो उसकी कॉस्ट को चेंज करते हैं। अनडाइड कोर्स वूल की जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी उसने कहा जी इसको आप क्या कर दो, 30,000 कर दो। तो हमने यहाँ पे ये 30,000 किया तो उससे के नतीजे में आप जरा गौर करें कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है आप देखें जी कि ये क्या हो जाएगा, 1,50,000 हो गया है। और यहाँ पे जो 10,000 का लॉस नजर आ रहा था ये किस में कन्वर्ट हो गया, 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए जो हमें उन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि अगर आप ये चेंजेस करते हो तो इस तरह के तरीके से ये वाली शीट इस तरीके से चेंज हो जाएगी, तो वो हमारा वेट हो गया। अब हमारी शीट जो है वो बिल्कुल ठीक बनी हुई है। इज इट क्लियर जी? ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं जी कि अब इसके अगली रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर जाता हूं और देखता हूं कि इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए उसने कहा जी ये सारा डाटा क्या करो, आप चेंज कर दो। ये वाला डाटा चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस शीट को हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे। एक्सेल के अंदर जो है वो मेक कॉपी की ऑप्शन आती है, लेकिन जब आप लोग वो जो है वो गूगल शीट के अंदर काम कर रहे होंगे तो वहां पे आपके पास जो है वो डुप्लीकेट की ऑप्शन आएगी। तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैं आपको ये वाली शीट जो है वो डुप्लीकेट करने का तरीका बताने लगा हूं। आप क्या करते हो कि इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे देखें मूव और कॉपी की ऑप्शन आ रही है। आप इसकी बजाय जब आप गूगल शीट में काम कर रहे होंगे तो यहां पे आप लोग जब राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपके पास डुप्लीकेट की ऑप्शन आएगी। तो आप इसको मूव और कॉपी कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ कॉपी। मैंने इसको क्रिएट अ कॉपी करके आप देखें तो देखें रिक्वायरमेंट 1 नंबर 2 उसने बना दिया है। तो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं, मैं इसको जो है वो अगली तरफ ले जाता हूं। एक्सेल की अपनी रिक्वायरमेंट है वो पीछे बनाता है शीट को, लेकिन जब डुप्लीकेट आप करेंगे तो आपकी वो शीट फर्दर अगली तरफ ही नेक्स्ट शीट ही क्रिएट होगी गूगल शीट्स के अंदर। अब आप लोग क्या करते हो, रिक्वायरमेंट नंबर इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 आ गया। अब आप इसमें से क्या करेंगे, आप उस डेटा को चेंज कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा जो है वो इसके अंदर चेंज हो रहा है, वो हम लोग जो है उसके साथ साथ उसको चेंज करते जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो डेटा चेंज हो रहा है वो हम देखते हैं जी। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ वूल जो है वो जी 2,90,000 है। सेपरेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट तो वही 40,000 ही है। और उसके बाद 1,00,000 है, 1,10,000 है और 90,000 है। हम लोग जो है वो इसको उसी तरीके से शीट के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं। ये यहां पे हमारे पास 2,90,000, 40,000, ये है जी 2,90,000। ओके जी, फिर ये 40,000 है। फिर उसके बाद है जी 1,00,000, 1,10,000 और 90,000। ये है जी 1,00,000, 1,90,000 और ये 10,000 है। 1,10,000 और यहां पे 90,000।
ओके जी, ये हमारे पास जो है वो ये वाली भी वैल्यू चेंज होगी। मीन बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी, चूंकि ऊपर हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ वूल चेंज किया ना, तो उसकी वजह से नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो भी चेंज होगी, और ऑफ कोर्स उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी जो है वो वाली वैल्यू भी चेंज होगी, सेल्स वैल्यू भी। तो बेसिकली क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से सेल्स वैल्यू भी क्या आ रही है, चेंज हो रही है। तो चूंकि हमें यहाँ पे क्वांटिटी गिवन नहीं है, इसलिए हम लोगों को जरूरत भी नहीं है, उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है हम उसी को लेके कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में चले जाते हैं। तो हम ये देखते हैं जी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में सबसे पहले जी 50,000, 60,000 और 10,000। तो यहाँ पे हमने ये कहा जी कि हमारे पास ये कितनी है जी, 50,000, 60,000 और 10,000, ये वही वाली कॉस्ट है। फिर उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो, आफ्टर प्रोसेसिंग सेल वैल्यू जो है वो क्या चेंज हुई है, 1,80,000, 2,10,000 और 90,000। 1,80,000, 2,10,000 और ये वही वाली 90,000 ही रही। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे टेबल्स में क्या जो है वो फर्क आया है। तो सबसे पहले ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमारा जो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होगा बाय प्रोसेसिंग दीज 3 आइटम्स, वो क्या हो जाएगा, 30,000 का उनको क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। इफ दे प्रोसेस 3 ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोसेस करके बेचते हैं तो फाइनल उनको जो प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर प्रोसेसिंग वो कितना होगा, कंपनी को 30,000 का प्रॉफिट उनको मिलेगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं जी कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में उनको क्या मिल रहा है। तो प्रोडक्ट 1 में जो कोर्स वूल है उसमें से कितना प्रॉफिट मिल रहा है उनको, 30,000 का। फाइन वूल में से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 40,000 का। और सुपर फाइन वूल से उनको कितना लॉस हो रहा है, 10,000 का। इज इट क्लियर जी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट जो है उसमें उसने हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वो पूछता है कि व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इफ ऑल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। अगर तमाम प्रोडक्ट्स को हम फाइनल प्रोडक्ट में प्रोसेस करके बेचें तो फिर वो कहता है जी कि कितना उनके पास जो है वो उनको प्रॉफिट होगा। तो हमने अभी उसका आंसर दे दिया, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया हमारी शीट ने कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, 30,000 का। 30,000 इज द प्रॉफिट बाय प्रोसेसिंग ऑल 3 प्रोडक्ट्स। तीनों प्रोडक्ट्स को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो कितना होता है जी, 30,000 का। ये हमारी शीट में यहाँ पे मेंशन हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पे शो कराया, जिसको मैंने अभी यहाँ पे रेड में जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज द 30,000। अब दूसरा जो सवाल है वो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज बेसिकली what is the profit from further processing each of the intermediate products। हर एक प्रोडक्ट को अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट क्या कमा के दे रही है, व्हाट इज द रेलेवेंट प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये भी हमारी शीट ने हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि क्या हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ रहा है। तो पहले वाले का कितना प्रॉफिट आ रहा है, 30,000, दूसरे वाले का 40,000 और तीसरे वाले का 10,000 लॉस नजर आ रहा है। अब इस डेटा को देख के हम फैसला करेंगे कि विच प्रोडक्ट शुड वी प्रोसेस फर्दर और विच प्रोडक्ट शुड वी सेल एज इट इज। तो इससे हमें क्या हुआ कि कोर्स वूल शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर बिकॉज इट इज जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 and fine wool should also be processed further because it is generating overall incremental profit of 40,000 and super fine wool should not be processed further because it is generating incremental loss of 10,000। in this scenario इन तीनों प्रोडक्ट्स में से पहली 2 प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और दूसरी जो तीसरी प्रोडक्ट है उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर जी, यहां तक बात समझ आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हम इसको तीसरी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो तब ओवरऑल कंपनी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। इज इट क्लियर। तो उसके लिए चूंकि हम लोगों ने इसको फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं है तो इस सिचुएशन के अंदर फिर इसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो अब इस चीज को कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस नंबर 2 वाली शीट को एक दफा से फिर डुप्लीकेट करूंगा।
मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और इसकी क्या करता हूं, मेक अ कॉपी। मैं कॉपी बनाता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आप किस तरीके से लेके चलेंगे। मैं इसको इस साइड पे ले आता हूं और मैं यहाँ पे इसका जो है वो सी पार्ट कर देता हूं जी, इसको सी। ओके, अब आप ये देखें जी कि इसको मैं क्या करूंगा, चूंकि मैंने इसको फैसला ये किया कि पहली दो प्रोडक्ट को मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा लेकिन तीसरी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करूंगा। जब मैं तीसरी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करूंगा तो इसका मतलब है कि जो तीसरी प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है वो मेरी नहीं लगेगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। इज इट क्लियर? जब मैंने इसको जीरो किया तो अल्टीमेटली मेरा देखें जी ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया है, 40,000 हो गया है, विच वाज, ये देखिए ये जीरो हो गया ना, क्योंकि जो इसने पहले बिफोर प्रोसेसिंग प्राइस थी वही इसकी क्या है, आफ्टर प्रोसेसिंग प्राइस है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कोई नहीं आ रही, और इससे जो 10,000 का लॉस हो रहा था वो रिकवर हो गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरा 30,000 का प्रॉफिट बढ़ के क्या हो गया, 40,000 का हो गया। क्योंकि जो 30,000 वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि तीसरी प्रोडक्ट मेरा 10,000 का प्रॉफिट क्या कर रही थी, कम कर रही थी ड्यू टू लॉस। इज इट क्लियर जी? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस शीट को बना सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, अपनी वर्ड में एक्सप्लेनेशन देनी है। ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं ये आपने एक्सप्लेन करनी है अपनी वर्ड शीट के अंदर कि भाई इसकी वजूहात क्या हैं, पहले का आंसर क्या है, क्यों है, दूसरे का आंसर क्या है, क्यों है, और जो सी पार्ट मैंने करवाया है कि आफ्टर अगर मैं इसको जो है वो प्रोसेस नहीं करता और अपने डिसीजन पे जो है वो उसकी कैलकुलेशन करता हूं तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, फाइनल प्रॉफिट कंपनी को क्या मिलेगा। तो इस सिचुएशन में फाइनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल बी 40,000 because 10,000 loss will not be incurred, that's why profit will be increased by 10,000 जो लॉस की सूरत में कम हो रहा था। इज इट क्लियर जी? तो ये सारी चीजें थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी आसान सी छोटी सी शीट है, सिर्फ सम का एक फॉर्मूला है या रेफरेंस का फॉर्मूला यूज हो रहा है, वहां पे इक्वल टू का साइन करके आप सेल को रेफर कर सकते हैं और सम का साइन करके आप क्या कर सकते हो, उसको सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं जी। ये एक छोटी सी शीट थी, इसको लेके जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है कि सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस जो होते हैं वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो तमाम चीजें अच्छे से समझ के होंगे। ओके जी, नाउ वी विल हैव अ सॉल्यूशन ऑफ एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्पेशल ऑर्डर 1222 प्रॉब्लम। इसमें हमें जो है वो एक कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है रेट, और उसकी जो 30,000 उसकी कैपेसिटी है और ये हमें डाटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है और 50 पर यूनिट वो सेल करते हैं। 270,000 उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है और उसकी फिक्स कॉस्ट की जो रेलेवेंट रेंज है मीन 25,000 यूनिट से 30,000 यूनिट्स में अगर वो रहते हैं तो उनकी जो 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 फिक्स कॉस्ट है वो 2,70,000 ही रहती है। अगर वो 30,000 से अबव चले जाते हैं तो फिर हो सकता है ये वाली फिक्स कॉस्ट है वो चेंज हो जाए, या 20,000 से लेस पे आ जाते हैं तो हो सकता है फिक्स कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए। तो इस लिहाज से अभी तक उन्होंने हमें जो डाटा दिया है तो उसके बाद हमें उन्होंने 3 रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, तो ये हम लोग बारी बारी देखेंगे कि ये 3 रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसी चीज के लिए मैंने इसकी एक एक्सेल शीट जो है वो प्रिपेयर की है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से बन सकता है आपके लिए। आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इससे, इस क्वेश्चन में से। ओके जी, हियर इज आवर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैंने डाटा जो है वो कॉपी कर लिया हुआ है उसी का, वही वाला सेम, कि पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 15 और टोटल कॉस्ट है 4,50,000। ये 4,50,000 बेस्ड ऑन 30,000 यूनिट्स ईयरली है। 30,000 यूनिट्स अगर वो बनाएंगे और बेचेंगे तो उनकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो 4,50,000 बनेगी। डायरेक्ट लेबर भी 8 के लिहाज से 2,40,000 है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 के लिहाज से 90,000 है,
और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 9 के लिहाज से 2,70,000 है, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 4 के लिहाज से 1,20,000 हैं, और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 6 के लिहाज से 1,80,000 है। तो आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2,70,000 है, वही वाले टोटल। तो टोटल को बेसिकली उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करके पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाली हुई है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स सेम। ये आप लोग रूल याद रखिएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके जी, उसके बाद सेलिंग प्राइस 50 दी गई है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है कि एक जो है वो वेंडर हमें ये कहता है जी कि आप मुझे 5,000 यूनिट्स दे दें। कंपनी इज वर्किंग एट 25,000 लेवल। कैपेसिटी कितनी है उनकी? कैपेसिटी कितनी है? 30,000। कैपेसिटी कितनी है? 30,000, बट दे आर वर्किंग ऑन 25,000। इट मींस 5,000 कैपेसिटी इज वेकेंट। 5,000 कैपेसिटी क्या है उनके पास? वेकेंट है। तो एक कंपनी उनको अप्रोच करती है और वो कहती है जी कि आप मुझे 5,000 यूनिट दे दें, लेकिन 16% प्राइस पे डिस्काउंट दे दें। कितने परसेंट प्राइस पे डिस्काउंट दे दें? 16% पे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि वो अगर हम 16% डिस्काउंट दे के अगर हम उनको वो वाले 5,000 यूनिट देते हैं तो हमें क्या इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या इंक्रीमेंटल लॉस हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करें तो इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज किया करें, क्योंकि अगर आप लोग टोटल अप्रोच करोगे कि भाई टोटल 30,000 के ऊपर आप जाके पहले वो 25,000 के ऊपर आप उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाए, फिर 30,000 के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनाए, फिर देखें कि इन दोनों में प्रॉफिट में कितना फर्क आ रहा है, तो एक लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसके ऊपर। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोग कौन सी अप्रोच यूज करें? इंक्रीमेंटल अप्रोच। दैट इज बेसिकली शॉर्ट अप्रोच, जो आप लोग सिर्फ रेलेवेंट डाटा को यूज करके आप क्या कर सकते हो उसके लिए। तो जब आप लोग स्पेशल ऑर्डर की बात करते हैं तो आप ये देखें कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आएगा। हमने ये कहा कि 5,000 इंक्रीमेंटल यूनिट्स हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी शीट के अंदर लिख लिए हैं, ये 5,000 इंक्रीमेंटल यूनिट्स हैं जिनको मैंने रेड कर दिया है। ओके, अब इसके ऊपर प्राइस जो है वो कितनी है? हम रेगुलर प्राइस दे रहे हैं 50, लेकिन 16% जब हम डिस्काउंट करेंगे तो बाकी कितनी रह जाएगी? 84%। इज इट क्लियर? तो मैंने डायरेक्टली 50 का 84% लिया तो कितनी प्राइस बन जाती है? 42। तो ये 42 की कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी कि 42 इज बेसिकली 50 का 84%। अब आप उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 2,10,000 का। इज इट क्लियर जी? ओके, अब उसके बाद हम लोग इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगी। तो याद रखें कि अगर हम लोग स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस की बात करते हैं तो स्पेशल ऑर्डर डिसीजन में सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं वही क्या होती हैं? रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं, जो कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या फिर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इफ इट इज। ओके, अब हमने ये कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर जो मैं आप लोगों को यहां से मैं क्वेश्चन के ऊपर ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको कैलकुलेशन भी इजीली समझ आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से जाता हूं। अब देखें जी, सबसे पहले तो हमने ये जी कि प्राइस पे कितने परसेंट डिस्काउंट है? 16%। देयर वुड बी नो सेल्स कमीशन ऑन दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के ऊपर सेल्स कमीशन नहीं होगी। the variable selling expected would be slashed by 75%। तो जब ये कमीशन नहीं होगी तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस खत्म हो जाएंगे। कितने? 75%। बाकी कितने रह जाएंगे? 25%। इसलिए याद रखें कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अब कितने होने हैं? 100% नहीं होने, बल्कि क्या होने हैं? 25% होने हैं। 75% क्या है? अवॉइडेबल। क्या है? अवॉइडेबल। ओके, रेलेवेंट कितने हैं इस ऑर्डर के रिलेटेड? ओनली 25%। However, Pulaski company would have a purchase special machine to engrave the retail chain's name on 5,000 units। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल मशीन खरीदना पड़ेगी उस रिटेल चेन स्टोर का नाम इनग्रेव करने के लिए उन यूनिट्स के ऊपर, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? वो आएगी हमें 10,000 की वो वाली मशीन। और ये वाली मशीन फिर उसके बाद किसी काम की नहीं है। तो इसका मतलब है ये सारी की सारी कॉस्ट किसको चार्ज होनी है? इसी स्पेशल ऑर्डर को। इज इट क्लियर?
ओके अब इस चीज को देखते हुए हम लोग जो है वो अपनी कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि अब हमारे पास जो है वो सिनेरियो क्या बनता है इसकी जो है वो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जी। ओके यहां पे देखें जी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज गिवन टू अस दैट इज 15। मैंने कहा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज रेलेवेंट। वो कहता है कोई ये तो जाहिर आनी है ना, जब आपने वो यूनिट्स बनाने हैं तो ये वाली कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगी, तो सो दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज आल्सो रेलेवेंट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इज आल्सो रेलेवेंट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज नॉट फुली रेलेवेंट, only 25% इज रेलेवेंट। सो 4 उसकी कॉस्ट थी, उसका सिर्फ कितने परसेंट लेना है 25%, तो वो हमने किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। आप देखें मैंने ये सारी शीट फॉर्मूलाज लगा के बनाई है, आप गौर कर रहे हैं ऊपर, आप टास्क बार में देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, तो ये मैंने सारी शीट फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट की है। मैं ऊपर किसी भी फिगर को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी शीट चेंज हो जाएगी। तो जब भी आप एक्सेल में काम करो तो इस तरीके से काम करने की कोशिश किया करो ताकि आप लोगों को ये वाले सारे काम आए, बिकॉज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ जब आप कोई जॉब करने जाएंगे या आप किसी भी जगह पे जाएंगे और आपको एनालिसिस करना पड़ेगा तो एक्सेल के बगैर आपका कोई गुजारा नहीं है, ये याद रखिएगा। एक्सेल आपको हर हाल में आना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, हम किसी को भी जॉब के ऊपर हायर करते हैं तो पूछते हैं एक्सेल आता है, वो कहता नहीं आता, हम कहता जी आउट। समझ आ रही बात की? तो इसलिए एक अकाउंटेंट को अगर एक्सेल नहीं आता तो ये जुर्म है, दिस इज क्राइम। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर एक अकाउंटेंट को एक्सेल नहीं आता तो दिस इज क्राइम। और वो क्राइम में उस्ताद भी शामिल हैं, इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं और स्टूडेंट तो हैं ही हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये याद रखिएगा बेटे, आप लोग एक्सेल को मैक्सिमम सीखने की कोशिश करें। यहां पे हम लोग एक्सेल की बहुत छोटी छोटी सी चीजें आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप उसको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर सीखने के लिए, आगे जाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी क्लास के अंदर जिनको बहुत अच्छा एक्सेल आता है, जो कि अपनी जॉब्स के अंदर उसको यूज कर रहे हैं। ओके एनी हो, ओके स्पेशल मशीन हमने कहा जी कितने की आनी है 10,000 की, और इसमें हमने कितने यूनिट बनाने हैं 5,000। इसके बाद ये क्या है वेस्ट है, नकारा है, फिर इसके बाद क्या है ये संक कॉस्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें ये रेलेवेंट है। ओके अब आप जरा गौर करें, ना हमने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग यहां पे लिखा है, ना ही हमने फिक्स्ड सेलिंग यहां पे लिखा है। तो स्पेशल ऑर्डर के ऊपर फिक्स्ड एक्सपेंसेस रेलेवेंट नहीं होते। उसकी लॉजिक क्या है, बिकॉज इन एवरी सिचुएशन कंपनी हैज टू बियर दैट। अगर वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो खत्म नहीं होंगे, उनको हर हाल में वो वाले एक्सपेंसेस क्या करना पड़ेंगे बियर करना पड़ेंगे। तो इस लिहाज से हमने कहा जी 2,10,000 उनका टोटल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, और इस लिहाज से 1,45,000 उनकी क्या है इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। जब हमने टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस किया तो नेट प्रॉफिट पर यूनिट उनका आ रहा है 13 और टोटल उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है 65,000। तो इन दिस सिचुएशन कंपनी शुड एक्सेप्ट that order because it will generate additional income of 65,000। अगर उनकी रेगुलर इनकम 50,000 है तो अब उनकी इनकम कितनी हो जाएगी 1,15,000। इज इट क्लियर? बिकॉज additional 65,000 will be added, additional 65,000 will be generated by this specific order। क्लियर है जी बात? ओके और अगर आप पर यूनिट की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो एडिशनल पर यूनिट प्रॉफिट विल बी जनरेटेड बाय $13। $13 पर यूनिट विल बी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। और जब आप लोग उसको, अच्छा ये दोनों अप्रोच की बजाय आप सिर्फ पर यूनिट भी लेके सारी कैलकुलेशन करके डिसीजन लिख सकते हो, लेकिन एंड पे आपने फिर क्या करना है पर यूनिट 13 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करके आप क्या करोगे फिर उसको टोटल प्रॉफिट को लिखोगे, बिकॉज एब्सोल्यूट प्रॉफिट फिगर शुड बी गिवन इन योर डिसीजन, इन योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स में वो वाला प्रॉफिट का फिगर जरूर आना चाहिए। पर यूनिट फिगर अगर आपने कैलकुलेट कर लिया इट्स फाइन, लेकिन टोटल फिगर क्या इंपैक्ट आ रहा है उनके प्रॉफिट के ऊपर ये जरूर आपने लिखना है उसके अंदर, ठीक है जी? तो इस डिसीजन में आप क्या करोगे, दे शुड एक्सेप्ट दैट ऑर्डर, बिकॉज बाय एक्सेप्टिंग दैट ऑर्डर दे विल जनरेट 65,000 एडिशनल प्रॉफिट। अच्छा अब इसमें अगर डिटेल में जाते हैं, although they are selling the units less than their regular price, 16% less than their
regular price, but in this specific order fixed costs are not charged. ऐसे ही है कि नहीं? Due to which they are generating additional profit. Additional profit उनको क्यों मिल रहा है? Although they are reducing their price, वो अपनी प्राइस कम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट हो रहा है. Why they are generating profit? Because they are not charging fixed cost to this particular order, because fixed costs are irrelevant in this order and they have to bear, the company has to bear that fixed cost whether they accept that order, whether they do not accept that order. क्लियर होगी बात? तो इस लिहाज से आप लोग जो अपने डिसीजन में ये वाली सारी चीजें अकोमोडेट कर सकते हैं. ओके, रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहा जी कि वही 5000 यूनिट्स हैं. अब उनके पास जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन 25,000 यूनिट्स बट कैपेसिटी इज 30,000 यूनिट्स. they have 5,000 वेकेंट कैपेसिटी. अब वो 5,000 यूनिट उनके पास आर्मी अप्रोच करती है. आर्मी ये कह रही है जी कि आप हमें वो वाले 5,000 यूनिट जो हैं वो क्या कर दें, प्रोवाइड कर दें. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्राइस एग्जैक्टली नहीं दी हुई कि व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दैट यूनिट. तो प्राइस की कैलकुलेशन के लिए मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन में से देखें जी कि प्राइस क्या है. Refer to the original data. Assume that again Ploski company expect to sell 25,000 units. Purchase US Army would like to make one time only purchase of 5,000 rats. 5,000 यूनिट जो वेकेंट कैपेसिटी है वो आर्मी कहती है जी आप हमें बेच दें. The army would pay. आर्मी क्या आपको देगी? फिक्स्ड 1.8 पर रेट, वो ये 1.8 पर यूनिट आपको पे करेगी. एंड इट वुड रीइंबर्स प्लास्टी कंपनी फॉर ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको क्या कर देगी, रीइंबर्स कर देगी, वेदर इट इज वेरिएबल वेदर इट इज फिक्स्ड. इट मींस कि कंपनी को क्या मिल रहा है उन 5,000 यूनिट के अगेंस्ट पर यूनिट उनको क्या मिल रहा है? पहली बात वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उनकी लग रही है वो भी उनको वापस मिल रही है, प्लस जो उनकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लग रही है वो भी उनको मिल रही है, और प्लस क्या मिल रहा है 1.8 पर यूनिट एडिशनल फी भी मिल रही है. तो ये तीनों चीजें मिला के उनका क्या बन रहा है? रेवेन्यू बन रहा है. इज इट क्लियर जी? और कॉस्ट उसी के लिहाज से क्या है इनकी, तो वो कॉस्ट के ऊपर बताते हैं कंपनी कॉस्ट and it would reimburse the cost associated with it because the army would pick up the rats with its own trucks. There would be no variable selling expenses associated with this order. क्योंकि वो खुद ही क्या कर लेंगे, डिलीवरी कर लेंगे, खुद ही वो पिक कर लेंगे इन तमाम चीजों को अपने ट्रक्स के ऊपर. तो इसलिए आपकी जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो आपकी इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर चार्ज नहीं होगी. ओके, अब उनको ये बताना है कि क्या वो आर्मी का ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें. तो अब आप लोग जरा कैलकुलेशन पे अगर आप जाते हैं तो आप जरा गौर करें कि हमारे पास वो क्या सिचुएशन बनती है जी. हमने ये कहा जी कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये दिस इज गिवन टू अस, ये 26 इज वेरिएबल यूनिट कॉस्ट हमें दी गई है. मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं. तो जरा गौर करें जी, मटेरियल कितना है 15, 8 लेबर है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं 3, टोटल मिला के कितने बनते हैं 26. तो ये 26 मैंने वहां पे लिखा. ओके, और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हमें गिवन है, दैट इज 9 पर यूनिट. तो मैंने 26 मल्टीप्लाई बाय 5,000 किया तो क्या आ जाएगा 1,30,000. 9 मल्टीप्लाई बाय 5,000 किया तो क्या आ गया 45,000. और फिक्स्ड फी उनको वो पे कर रहे हैं 1.8 पर यूनिट. तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 5,000 किया तो ये आ गया जी 9,000. तो टोटल किया तो 1,84,000 का उनको क्या आ गया, रेवेन्यू मिलेगा फ्रॉम दीज 5,000 यूनिट्स विच आर सोल्ड टू यूएस आर्मी. यूएस आर्मी को जो वो दे रहे हैं उनसे ये रेवेन्यू मिल रहा है उनको. अब उसके अगेंस्ट उनकी कॉस्ट क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी 26, जो हम लोगों ने मटेरियल, लेबर और एफओएस लगाई थी. और उसके बाद क्या है, सॉरी ये वाली 26, ये वाली 26
इसके अलावा उनकी कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, ना तो उन्होंने इसके पास इम्बोर्समेंट करनी है, ना ही उन्होंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस उसके ऊपर करने हैं, ना ही उन्होंने वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस करने हैं, क्योंकि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस उनको बियर करने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी जो आर्मी जो है वो खुद ही पिक कर लेगी उन चीजों को। तो ओनली रेलेवेंट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो वो हम लोगों ने जब माइनस की तो 26 मल्टीप्लाई बाय 5000 1,08,30,000, तो ओवरऑल इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या होगा 10.8 पर यूनिट होगा, और टोटल प्रॉफिट कितना इंक्रीज कर जाएगा कंपनी का 54,000। वट एवर द प्रॉफिट इज, जो मर्जी हो, पहले अगर सपोज 1 लाख है तो अब क्या हो जाएगा 1,54,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। वॉट द पॉइंट। इसी तरीके से अगर उनकी लॉस भी अगर सपोज हो रहा होगा तो 50,000 ऐड होने से उनका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये उसका डिसीजन का इंपैक्ट आएगा। अब अगली सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। उन्होंने ये कहा कि अब आपके पास जो है वो वही सेम यूएस आर्मी का ही ऑर्डर है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि पहले आप 25,000 यूनिट मार्केट में बना रहे थे और बेच रहे थे, और 5,000 यूनिट की आपके पास कैपेसिटी थी। अब आप क्या करोगे कि आप 30,000 यूनिट मार्केट में बना रहे हो और बेच रहे हो, और आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आर्मी आपको कह रही है जी कि आप हमें भी 5,000 यूनिट प्रोवाइड कर दे। तो अब आपने जब आर्मी को वो प्रोवाइड करने हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपनी रेगुलर सेल में से 5,000 यूनिट कम करना पड़ेंगे। इज इट क्लियर। तो वो जब आप कम करोगे तो वो क्या इंपैक्ट आएगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर जो है हम लोग कैलकुलेशंस देख लेते हैं। और सेम वही वाली जो कैलकुलेशंस हैं प्रॉफिट रेवेन्यूज की, वो तो वही रहेंगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रहे हैं, फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं, और प्लस 1.8 पर यूनिट फिक्स्ड फी दे रहे हैं। तो ये उनके पास जो टोटल रेवेन्यू आ गया 1,84,000 का, एज इट इज, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाली कैलकुलेशन में किया है। यहां पे ये देखेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 26 पर यूनिट है, लेकिन एक कॉस्ट एडिशनल आ गई है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम लोगों ने स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप कोई भी बेनिफिट हासिल करने के लिए किसी दूसरे बेनिफिट को जब फोरगो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर आप लोग ये वाला ऑर्डर फुलफिल करने के लिए 5,000 यूनिट पूरे करते हैं तो कहां से कम करना पड़ेंगे, रेगुलर सेल से। तो रेगुलर सेल्स में से जो आप कमा रहे हो वो फिर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ऐसे ही कि नहीं। तो आप 5,000 यूनिट से जो सैक्रिफाइस कर रहे थे वो क्या था, आप रेगुलर प्राइस क्या थी आपकी 50 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या बनती थी आपकी 30। ये 30 कैसे है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए 15, 8 और 3 कितने हो गए 26, और प्लस ये वाली 4 वेरिएबल सेलिंग कितनी हो गई 30। तो 30 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट थी। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो आप याद रखें कि एक यूनिट जब आप सेल कम करते हो तो आपकी जो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आता है वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन का इंपैक्ट आता है, नॉट सेल वैल्यू का। किसका इंपैक्ट आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। तो आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना ज्यादा हो जाएगा 20। अगर आप आर्मी का ऑर्डर फुलफिल करोगे तो आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना लॉस हो जाएगा 20। तो 20 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 20 की समझ आ गई ना आपको, तो 26 प्लस 20 करोगे तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर पर यूनिट क्या आएगी 46। लेकिन आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5,000 के साथ तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2,30,000। जब आप 1,84,000 में से 2,30,000 माइनस करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा इंपैक्ट 46 का लॉस हो जाएगा। अब अगर इस सिचुएशन में व्हेन देयर इज नो कैपेसिटी, नो वेकेंट कैपेसिटी फॉर द कंपनी, इन दिस सिचुएशन दे शुड नॉट एक्सेप्ट आर्मी ऑर्डर। Is it clear? If they have capacity, they should accept because it is generating additional profit. And if they don't have capacity, they shouldn't accept that order because it will generate additional loss. अगर प्रॉफिट 1 लाख है तो फिर अब उनका प्रॉफिट कितना रह जाएगा 54,000, 40,000 उसमें से क्या हो जाएगा उनका लॉस हो जाएगा। गेटिंग ये
ये बेसिकली पूरी की पूरी सिचुएशन थी जिसके मुताबिक जो है वो हम लोग ये वाला सारा सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको उस तरीके से डिटेल में लिख सकते हैं कि क्यों उनका लॉस हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, किस सिचुएशन में कितना प्रॉफिट है, किस सिचुएशन में कितना लॉस है। ये वाली सारी की सारी चीजें जो है वो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। होप्स होते हैं आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे और आप अपनी असाइनमेंट के लिए ये तमाम वर्क जो है वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई हैड ओके जी, अब हम लोग ये जो तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया था वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक ब्रीफली उसकी जो है वो आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं कि वो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं उसको, ताकि आप लोग जो है वो असाइनमेंट करते हुए उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो वो वाली कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी वो आप लोग जो है उसको देख सकते हो और आप चूंकि आपके पास वीडियो भी आ जाएगी तो फिर आप उसको डिटेल में जो है वो समझ भी सकते हैं। ओके जी, ये देखिए जी, हमें ये वाला डाटा गिवन है कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी जो है वो डॉल्स बनाती है और ये डॉल्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसकी, और उनकी डिमांड पर ईयर भी है, सेलिंग प्राइस भी है और उनके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन्होंने दी हुई है। और जो तीसरी कॉस्ट है वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वो है 2 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स है। और टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 5,20,000 की है और डायरेक्ट लेबर रेट जो है वो 8 पर आवर है, उन्होंने डायरेक्ट लेबर रेट दे दिया है। और प्लांट कैपेसिटी जो है वो कितने हैं जी, 1,30,000 आवर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर ये वेट करना है कि क्या हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स पूरे हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बना सकते हो। जैसे ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर हमें टेबल दिया गया है, तो वो हमें ये हमसे भी पूछा गया जी कि बताओ कि कितने जो है वो आवर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। तो इससे पहले जो सबसे जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये वर्किंग करेंगे तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये मैंने जो ब्लू में किया हुआ ना, ये वर्किंग है। ये वर्किंग क्या है, ये बेसिकली हमें डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट नहीं दिए गए जो कि कांस्टेंट रिसोर्स है। आप जरा गौर करें कि हमारा जो फिलॉसफी बनती है वो क्या बनती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटेड रिसोर्स करना है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब हमें पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है जो उसको कैलकुलेट की जा सकती है। क्या इंफॉर्मेशन है कि हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी गई है और पर आवर रेट भी दिया गया है। तो हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स। इससे हम आवर्स निकाल लेंगे इस फार्मूला से। तो जैसे ये देखिए, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर। ये दो चीजें हमें गिवन है, इससे हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट निकाल लेंगे। तो ये मैंने यहां पे यही किया है। मैंने क्या किया, 3.2 डिवाइडेड बाय 8 किया है, 3.2 डिवाइडेड बाय 8। तो इट मींस कि इसके ऊपर आवर्स आ गए। तो इसके ऊपर कितने आवर्स लग रहे हैं, 0.4। इसके ऊपर कितने आवर्स लग गए हैं, 0.25। इसके ऊपर कितने लग गए हैं, 0.7। इसके ऊपर 0.5 और इसके ऊपर 0.20 लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैं हर एक यूनिट के लिए जो लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं वो क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, इसके लिए ये पहली वर्किंग है बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट नंबर 2 आ जाती है। वो कहता है जी कि आप निकालो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आवर। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस, ये हमें सेलिंग प्राइस है वो दी गई है। तो इसी तरीके से आप टेबल बना सकते हो और मैंने ऊपर जो है वो सारी प्रोडक्ट्स लिख दी हैं और नीचे उनके जो है वो सेलिंग प्राइस लिख दिया। इसमें से मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल सबका मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लेबर भी सबका लिख दिया, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये हमें पर आवर रेट दिया गया है। तो जो मैंने आर ये कैलकुलेट किए ना यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास सारे का सारा ये वाली फिगर भी आ जाएगी जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू में या रेड में कर दिया है। तो ये कैलकुलेट किया मैंने, दैट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, आई हैव कैलकुलेटेड दैट।
और वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो फिगर्स यूज की हैं, आर्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट। तो आर्स तो हर एक के डिफरेंट हैं, तो रेट सेम है सबका, तो इसके आर्स कितने हैं 0.4, इसका रेट कितना है 2, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो जवाब क्या आया 0.8। लाइक वाइज सबका इस तरीके से हो जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 8.3 और मैंने प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया मेरे पास 5.2। तो सेम प्रोसीजर सब प्रोडक्ट्स के लिए आ जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद क्या आ जाएगा डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किए वो इसी मकसद के लिए कैलकुलेट किए थे, जिसको मैंने येलो में किया है। ये मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए चाहिए था क्योंकि अगर मेरे पास ये फिगर होगी तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लेबर आर निकाल सकता हूं, अदरवाइज मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैं क्या करूंगा 4.4 के साथ जब 5.2 को 0.4 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 13। तो अब अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट देखेंगे तो वो सिचुएशन डिफरेंट है। अब यहां पे आ जाएगी प्रेफरेंस। तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डायरेक्ट लेबर आर होगा, पर लिमिटेड रिसोर्स होगा। तो पर लिमिटेड रिसोर्स जो आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है जी 14। तो मैं 14 पहली प्रेफरेंस है, फिर 13 सेकंड प्रेफरेंस है, फिर 10.8 थर्ड प्रेफरेंस है, फिर 7.6 फोर्थ प्रेफरेंस है और सबसे एंड के ऊपर किसकी प्रेफरेंस है 6, जिसका जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डायरेक्ट लेबर आर है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी कि कितने आवर्स रिक्वायर हैं मुझे। तो मैंने ये पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर्स निकाले थे ना, ऊपर जो वर्किंग में मैंने किया उसी को मैं ले लूंगा और मल्टीप्लाई बाय इसकी डिमांड के साथ कर दूंगा तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आवर्स आ जाएंगे। तो कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं 1,40,000। अवेलेबल कितने हैं 1,30,000। तो कांस्टेंट रिसोर्स हो गया। कितने शॉर्ट हैं 10,000। तो वो मेरे ज़ाहिर जो शॉर्ट होंगे वो कोई ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। ओके, अब हम लोगों ने ये वाला टेबल जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड अवेलेबल कितने हैं 1,30,000। तो जो सबसे पहले जिसकी जो प्रेफरेंस थी वो किसकी थी सोइंग किट की, उसके ऊपर कितने आवर्स लगेंगे 3,25,000 यूनिट्स थे उसके, 0.2 उसके ऊपर आवर्स लगते हैं। टोटल आवर्स यूज होंगे 65,000। 1,30,000 में से 65,000 माइनस किए तो बाकी कितने रह गए 65,000। उसके बाद बाकी के ऊपर जो सेकंड प्रेफरेंस थी जिसकी उसको बनाऊंगा अब मैं, उसके लिए कितने यूनिट्स हैं 50,000। उसके ऊपर आवर्स कितने लगते हैं पर यूनिट 0.4। ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखो यही वाला कॉलम हर जगह पे यूज हो रहा है और ये गिवन नहीं है सवाल में, ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, 20,000 आ गया, बाकी रह गया 45,000। इसमें से मैं तीसरे नंबर वाली प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसकी थर्ड प्रेफरेंस आई थी। तो 35,000 उसके यूनिट्स थे, 0.7 आवर्स लगते हैं उसके ऊपर, 24,500 हो गए, बाकी 20,500 आवर्स रह गए। इसमें से मैं फिर चौथे नंबर वाली प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो 42,000 है, 0.25 उसके पास आवर्स लगते हैं, 10,500 उसके ऊपर यूज हो गए, बाकी कितने रह गए 10,000। अब मैं अगर 10,000 में आखिरी वाली प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं 40,000 यूनिट नहीं बना सकता। इज इट क्लियर? तो या फिर 20,000 यूनिट नहीं बना सकता। तो उसके लिए फिर मुझे कितने यूनिट्स बनाना पड़ेंगे, सॉरी 40,000 यूनिट नहीं बना सकता, फिर मुझे कितने बनाना पड़ेंगे, उसके लिए फिर मुझे 20,000 यूनिट बनाना पड़ेंगे। और वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है 10,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 0.5 पर आवर्स। तो इस लिहाज से मेरे पास कितने यूनिट बनेंगे इसके 20,000। तो ये मेरे पास प्रोडक्शन प्लान बनेगा जिसको मैंने यहाँ पे रेड में कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन प्लान ऑफ द कंपनी, तो वो फिर आप कहेंगे 3,25,000 या स्विंग किट बनाए, 50,000 डैबी बनाए, 35,000 सारा बनाए, 42,000 क्रिश बनाए और 20,000 यूनिट्स किसके बनाए माइक के। इज इट क्लियर जी? और आखिर में फिर उन्होंने कहा कि आप बताओ जी इसके ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने यहां पे लिखना है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डायरेक्ट लेबर आर नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेना है, क्योंकि हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो जो हमारा प्रोडक्शन प्लान था वो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे लिख दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ, तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। तो इस लेवल के ऊपर कंपनी जो है वो 15,74,400 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो जनरेट करेगी। और इसमें से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट जो ऊपर दी गई है आपको, कितनी वाली फिक्स्ड कॉस्ट जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है आपको, वो है जी आपके पास 5,20,000, वो अगर आप माइनस करोगे तो उनके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नेट प्रॉफिट कितना है तो वो भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और आखिर में जाके जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 5, वो ये कहता है जी कि बताओ अगर एडिशनल लेबर आर अरेंज करना पड़े तो मिनिमम कितनी प्राइस उनको, मैक्सिमम कितनी प्राइस उसकी पे करनी चाहिए। तो सबसे कम जिस जो शॉर्टेज आवर्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आवर क्या था, 6, तो उनको एडिशनल कितनी प्राइस पे करनी चाहिए, 6 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। इट मींस कि वो एडिशनल कितनी प्राइस पे कर सकते हैं, 6 पर डायरेक्ट लेबर आवर। और पहले वो कितना पे कर रहे हैं, 8 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ऐसे ही है कि नहीं, और एडिशनल कितना है, 6। तो अब वो अगर एडिशनल आवर्स खरीदना चाह रहे हैं तो उनको मैक्सिमम कितनी प्राइस पे करनी चाहिए, 14। अब अगर वो ओवर टाइम लगवा लेते हैं, और ओवर टाइम के ऊपर रेट क्या होता है, 1.5 पे अगर वो लेते तो 1.5 भी कितना बनता है, 8 + 4 = 12। तो इसके बाद अगर वो ओवर टाइम लगवा लें तो फिर भी उनके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। और अपने शॉर्ट आवर्स को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, एडिशनल रेट के ऊपर ओवर टाइम लगवा सकते हैं। और ओवर टाइम उनको कितने का पड़ेगा, 12 का। और अगर वो 12 पे भी निगोशिएशन नहीं होती तो मैक्सिमम वो कहां तक जा सकते हैं, 14 तक। 8 रेगुलर रेट है और एडिशनल कितना पे कर सकते हैं, 6। तो ये वाली आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी कि हाउ मच अमाउंट दे मे पे एडिशनल फॉर एन एडिशनल आवर। एडिशनल आवर के लिए वो क्या रेट पे कर सकते हैं। तो रेगुलर रेट तो 1 है और एडिशनल रेट क्या होगा, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, जो भी वो उनके पास कैलकुलेट हो रहा है। और आखिर में उनकी रिक्वायरमेंट नंबर 6 क्या है कि वो किस किस तरीके से अपनी शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, ओवर टाइम लगवा लें। नंबर 2 क्या है, स्टाफ को ऐड कर लें, मीन नई लेबर हायर कर लें। अगर उनके पास लेबर नहीं है तो फिर आप लोग क्या करें कि एडिशनल शिफ्ट ऐड कर दें। इसके बाद क्या है कि वो किसी आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी से। और सबसे सस्ता तरीका क्या है कि अपना जो वेस्ट टाइम है, आइडल टाइम है ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, उसको क्या करें, मिनिमाइज कर दें, उसको एलिमिनेट कर दें और अपनी ऑपरेशंस को बेहतर बना दें ताकि उनकी जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो आइडल टाइम लग रहा है, वो क्या हो सके, मैनेज हो सके। इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि वो अपने इस जो शॉर्टेज ऑफ लेबर आवर्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो उसको जो है वो टैकल कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।